कुछ ऐसे भी मुतासरीन हैं। एक मेरा ऐसा नुकसान हो गया है जो मेरा ना पूरा नहीं हो रहा, जिसका मुझे सब्र नहीं आ रहा। मेरी बेटियां जिस तरह है, मेरा बेटा जिस तरह है, मैं खुद इतनी परेशान हूं। रमज़ान में हम रोज़ा भी अब्बू के साथ इफ्तार खोलते भी उन्हीं के साथ हैं। ये पल के अब आएंगे हम कैसे। लगता है कि ये कल ही की बात है कि वो अपने इकलौते बेटे की शादी के मौके पर खुशी से निहाल थे। कहते हैं कि उनके अच्छे अखलाक की वजह से दूर दूर से लोग उनको देखने आते थे। और जो भी गली में गुजरा ना, यार मेरे बेटे की शादी आपने भी आना है, यार मेरे बेटे की शादी आपने भी आना है। तो शादी वाले दिन मैंने देखा कि बहुत सारे लोग जिनको हमने इनवाइट भी नहीं किया वो भी उधर थे। इस महल्ले में एक औरत थी, उसके 6-7 बच्चे थे, वो भी साथ लेके ना बच्चों को तो उधर गई। मैंने कहा, मैंने इन्हें कहा नहीं ये कौन, मैंने कहा आपने, हाँ मैंने कहा था। तो 200-300 लोग ऐसे ही बना लिए। कोई आ गया ना, खाना खाने नहीं जा सकता इस घर से, चाय पीने के अलावा नहीं जा सकता, यार पानी बनाओ, चाय बनाओ। भाई की शादी पे ढोलक बजा रहे थे, तब सभी अब्बू भी थे। तो उस टाइम एक अपनी खुशी थी, एक हमारा भाई था और फादर भी साथ ही थे, सारे रिलेटिव्स भी थे। तो बहुत इंजॉय किया था हमने अब्बू के साथ भी। बहुत प्यार करते थे, आज तक उन्होंने हमें कभी डांटा नहीं था। भाई को वो डांट देते थे, बट हम बहनों के साथ वो बेटों से भी भड़के करते थे। सब कहते हैं कि बेटे ज़्यादा प्यारे होते हैं, बट हमारे फादर जो थे वो हमसे ज़्यादा प्यार करते थे, स्पेशली मेरे साथ। जब भी वो आते थे रात को, सब जब भी इनको पे मिलनी कुछ भी होना, उन्होंने सबसे पहले मुझे पैसे देने और बाद में अम्मी को देना और कहना अम्मी को मत बताना वरना अम्मी तुम्हें नहीं देंगी फिर दोबारा। जब मैं आई इस घर में तो मुझे नहीं फील हुआ कि मैं ससुराल में आई हूँ। बहुत नरम दिल थे, बहुत प्यार करने वाले थे और बस मुझे यही कहना, बेटा मैं तुम्हारा मामू नहीं तुम्हारा बाप हूँ। कोई भी किसी किस्म का शिकवा कुछ हो मुझे तुमने कहना है। कभी मौका ही नहीं मिला था कि ऐसी कोई बात हो या कुछ हो। हमेशा प्यार से बोलना, प्यार से बात करना। ये गुलाम अब्बास वलद मंसूर अहमद है जो हादसे में बाल बाल बचा, मगर वो इस जिंदगी को भी जिंदगी इसीलिए नहीं समझता कि जिस शख्स से उसने जिंदगी जीने के रुमूज सीखे, आदाब सीखे, वो हमेशा के लिए छोड़कर चला गया। अब उनके पास मंसूर अहमद शहीद की यादें हैं, बातें हैं और एक दोस्त की कमी का शिद्दत से एहसास। जिंदगी में जितनी भी रोशनी थी उनसे थी, मुस्तकिल अंधेरों में अब उतर गया हूँ मैं। अब्बू को एक दोस्त पाया, अब्बू को कहते ही मैं अब्बू यार था और वो मुझे भाई कहते थे। कभी यानी कि उन्होंने ये फील ही नहीं होने दिया कि मैं तुम्हारा बाप हूँ। उन्होंने यही हमेशा हमें फील करवाया कि यार मैं तुम्हारा बाप नहीं, मैं तुम्हारा दोस्त हूँ। तो वो दोस्त थे, शफीक बाप थे, एक दोस्त थे। यकीन करें कई दफ़ा गलती भी, कभी 1000 गलतियाँ इंसान से हो जाती हैं, लेकिन कभी उन्होंने डांटा नहीं था। हमेशा कभी बेटा यार ऐसे नहीं, यार ऐसे ना किया करो बेटा, ये इस तरह बुरी बात है यार, लोग क्या कहेंगे, फ़लाँ क्या कहेगा। यानी कि उन्होंने भी डांटा भी है, तो डांटा भी इस अंदाज से है कि जैसे वो समझा रहे हैं, प्यार कर रहे हैं। 5 बहनें, 2 भाई थे, अब एक भाई है। मंसूर साहब दूसरे नंबर पे थे। पहले बड़ी बहन थी वो बेवा, उसके बाद वो भी हमारे पास ही होती है। पेल आ रहे हैं, ऐसे मुझे दे देने, पूछना नहीं है कि क्या किया है, जो मैंने कहा है वही हुआ है। ये होता है ना कि बीच में नुक्ताचीनी करते हैं खामन, ये आपने ऐसे क्यों किया, ऐसे क्यों करने। हत्ता कि रिश्ते भी मैंने किए हैं ना, तो मैंने कहा ये लड़का मैंने देखा ठीक है यार, देखा तो ठीक होगा, आपने देखा। चांद रात को वो हमारे साथ जाते थे बाज़ार, हमें शॉपिंग करवाते थे।
एक दफ़ा तो ईद पे हम सब बहन भाई गए, उस टाइम काफ़ी देर बाद हम सब इकट्ठे गए थे। तो हम फादर आए, पेज लेके आए, तो उन्होंने हम सब बहनों को शॉपिंग करवाई। हमने कहा पापा जी आज काफ़ी देर बाद हम एक साथ आए हैं। तो उन्होंने कहा बेटा ये इसीलिए मैं आया हूँ आपके साथ कि आप लोग हमेशा यही कहते हो कि आप हमारे साथ नहीं जाते, आप हमारे साथ नहीं जाते हो। तो बस ये छोटी मोटी। फिर सुबह ईद मिलते थे तो वो कहते थे कि मैं जब आऊँ नमाज़ पढ़ के तो मुझे साफ़ कपड़े पहन के मिलना है, मुझे सोए हुए उठ के नहीं मिलना, वरना मैं ईद नहीं मिलूँगा। बहुत अच्छे इंसान थे, बहुत अजीम इंसान थे। बस ये है कि हमारे घर से हमारा घर खाली हो गया, हमारे घर से एक बड़ा आदमी चला गया, हमारे घर में कुछ नहीं रहा। सब हैं लेकिन उनकी कमी है। ऐसे था जैसे हमारे ख़ानदान में बहुत बड़ा बंदा था, हर बात, हर चीज़, हर फैसला उनके से, एक रौब था। अब कुछ भी नहीं रहा, सब हैं लेकिन उनकी कमी है। एक डर था, एक खौफ था बड़ों का, अब कुछ भी नहीं रहा। मंजूर अहमद शहीद भी उसी दिन उसी जुलूस में शामिल था जो अफ्तारी के बाद नमाज की तैयारी में मसरूफ था। पहला धमाका तकरीबन शाम 7 बजे हुआ। धमाके के वक्त लोग अफ्तारी कर रहे थे। बाज मातमी जुलूस के अख्ताम पर नमाज की तैयारी कर रहे थे। धमाके के वक्त गामे-शाह में खवातीन और बच्चों की बड़ी तादाद मौजूद थी। कुछ ही देर बाद दूसरा धमाका भाटी चौक के करीब हुआ, जिसमें भी मुतादिद अफराद जख्मी और शहीद हुए। वो शॉप पे गए थे और शॉप से वो गए थे, अफ्तारी से कुछ टाइम पहले वो गए थे। उनका फ़ोन आया था कि आप लोगों ने जाना है, तो अम्मी ने कहा था नहीं हमने नहीं जाना, मुझे फ़ोन आया हुआ अफ्तारी का गई, और मैं और अम्मी अफ्तारी पे चले गए थे। और तो बहुत ज़्यादा गैदरिंग थी। मैंने कहा अम्मी इधर बहुत ज़्यादा रश है। अम्मी ने भी मुझे कहा कि बेटा हम पीछे चले जाते हैं, ये ना हो यहाँ पे कोई ब्लास्ट हो जाए, तो ना आप पीछे चले जाते हैं। हम पीछे गए हैं तो उधर काम करने वाली थी, उसने मुझे कहा कि ना बम ब्लास्ट हुआ है गामे-शाह में। मैंने फ़ौरन अम्मी को बताया, हमने उधर से भाभी को फ़ोन किया, भाभी का फ़ोन नहीं मिल रहा था। बाद में हम लोग वहीं से रिक्शा लिया, हम फ़ौरन घर आए हैं। तो घर आके हमें पता चला ब्लास्ट हुआ ना जब, तो उनकी नुकरानी ने कहा कि गामे-शाह में ब्लास्ट हुआ है। तो फिर मैं जल्दी से बेटी को लेकर ना बाहर निकली। मैंने फ़ोन किया तो फ़ोन को पठान बोल रहा था फ़ोन में। मैंने कहा बस काम लग गया कोई ना कोई। तो जब हम रिक्शा लेके घर पहुँचे हैं तो नीचे किराएदारों ने बताया कि जी ये तो भाईजान नहीं मिल रहे, बाकी सब रही था। फिर हम बैठे रहे घर में, ना इधर के ना उधर के। बेटे से घंटे बाद बेटे से बात हुई तो ये मेरी बेटी इतनी चीखें मार रही थी कि इतनी, आज तक मेरे से बर्दाश्त नहीं हो रही इसकी। तो फिर हम उधर पहुँचे हैं, जब अब्बास आया है मुझे लेने, तो उधर पहुँचे हैं तो बुरा हाल था, बहुत बुरा हाल था। 21 रमज़ान को जब ये हादसा पेश आया ना, उससे 1 मिनट पहले वो मेरे साथ खाना खा रहे थे। हमने इकट्ठा रोज़ा अफ्तार किया। गर्मी बड़ी शदीद थी, पानी का एक जग था हमारे पास, एक बिरयानी का हमारे पास पैकेट था। अजान हुई, रोज़ा हमने अफ्तार किया है, तो मेरे सामने वो खड़े हैं बिल्कुल 2 फुट के फासले पर। साथ मेरी मिसेस थी, चचा थे। तो रोज़ा अफ्तार किया तो कहते यार प्यास लगी है, मैं पानी दिया, पानी पिया। तो कहते यार मुझे ना साथ ले जाना जल्दी, क्योंकि आजकल वो यहाँ पे बाज़ार में ना कैशियर थे। तो कहते यार आजकल बहुत शॉप पे रश होता है, तो इस तरह के रश ज़्यादा है, तो आप ना मुझे साथ ले जाना, मैंने जल्दी पहुँचना है। मैं कहा ठीक है अबू, हम ना यहीं से निकलते हैं, रोज़ा अफ्तार कर लिया तो हम यहाँ से निकलते हैं, तो इंशाल्लाह मैं आपको वहाँ पे ड्रॉप कर दूँगा। कहते यार मैं पानी पी लूँ। मैं कहा अबू ये पानी है। कहते नहीं यार मैंने सबील से पानी पीना। ये सबील आप अंदाज़ा लगा लें 3 फुट या 4 फुट के फासले पे सबील होगी। मैं 4 फुट के फासले पे अबू से मैं खड़ा होऊंगा और अचानक धमाका हो गया। शायद वो पानी पी रहे थे और उनकी बैक पे ब्लास्ट हो गया। ये लेफ़्ट साइड जो है ना वो बहुत ज़्यादा डैमेज हुई। और यकीन करें 2-3 फुट के फासले पे हम थे और 2-3 फुट के फासले से हमें अब्बू बिल्कुल अचानक गायब हो गए। वतन अजीज़ में जिस तरह इंतशार फैल रहा है, ये एक लम्हा फिक्रिया है। इतनी सख्त सिक्योरिटी के बावजूद हर तरफ दहशतगर्दी और धमाके हो रहे हैं। मुल्क के किसी न किसी हिस्से में कत्ल गारतगरी क्यों की जा रही है? इसकी वजूहात और असबाब क्या हैं? आखिर गलती कहाँ और कमी कहाँ है?
खौफ की इस लहर पर कैसे काबू पाया जा सकता है, ये वो अहम सवालात हैं जो हर शहरी के सामने हैं। दहशतगर्दी एक ऐसी टर्म, एक ऐसी इस्तिलाह है जिस पे पूरी दुनिया के अंदर कोई कंसेंसस नहीं पाया जाता। अमलन जो है मुख्तलिफ नुक्ता नज़र इसके बारे में पाए जाते हैं। मैं ये समझता हूँ कि बेगुनाह शहरियों को बिला वजह उन तशद्दुद का निशाना बनाना और उनका कत्लेआम करना हमारे पर्सपेक्टिव के अंदर, पाकिस्तानी पर्सपेक्टिव के अंदर, मैं उसको दहशतगर्दी कहूँगा। और इसको इसी हद तक की महदूद रखना चाहूँगा, क्योंकि अभी तक जिस अंदाज़ में दहशतगर्दी बाज़ जगहों पर हमने आज़ादी की तहरीक को भी दहशतगर्दी में कन्वर्ट कर दिया, लेकिन पाकिस्तान के पर्सपेक्टिव में समझता हूँ कि पुरअमन शहरी जो किसी को कुछ नहीं कहते, उनके ऊपर तशद्दुद करना, उनको हलाक करना, उनको इब्तला में मुब्तला करना, उन्हें ज़ख्म पहुँचाना, उन्हें दिलाज़ारी करना, ये मेरे ख्याल में दहशतगर्दी की तारीफ़ में आता है। चाहे वो ज़हनी तौर पर दहशतगर्दी हो, चाहे वो अमलन फ़िज़िकली दहशतगर्दी हो, दोनों कैटेगरीज़ में समझता हूँ दहशतगर्दी की डेफिनेशन में आती है। एक इंसान को कत्ल कर दिया जाता है तो उससे पूरी इंसानियत मुतासर होती है। एक घराना नहीं बल्कि पूरी की पूरी इंसानियत मुतासर हो जाती है, और उसमें कई घराने जो हैं उनको नुकसान पहुंचता है। एक आदमी के जाने से कई घर तबाह हो जाते हैं। तो ज़ाहिर है कि इसकी रोकथाम इसलिए ज़रूरी है, और ये ज़िम्मेदारी है, हम सब की ज़िम्मेदारी है, मीडिया की ज़िम्मेदारी है, अपने हिसाब से उलमा की ज़िम्मेदारी है, हुकूमत की ज़िम्मेदारी है। जिस शख्स से जिस माशरे में जो कुछ हो सकता है उसको चाहिए कि वो अपनी ज़िम्मेदारी पूरी करे। मैं बाटी चौक के अंदर आया हूँ, बाटी चौक में। तो बाटी चौक में मुझे एक आदमी ने ना हाथ दे के ना ऐसे रोका है, तो तब तक जो मेरा एक सब्र का पैमाना था ना वो ख़त्म हो गया हुआ था। मैं क्या अबू खैरियत से नहीं हूँ, अगर खैरियत से होते ना ज़रूर मिल जाते। तो मुझे बंदे ने दिल सीने से लगा के ना, अपने गले से लगा के उसने कहा, यार बेटा कोई मसला नहीं, परेशान ना हो, इंशाल्लाह अबू आपके इधर ही होंगे। मैं वहाँ पे 10 मिनट खड़ा हूँ। मैंने लेकिन दिल के अंदर तड़प थी कि यार अबू क्यों नहीं मिल रहे, इधर उधर जो कुछ मैं यानी कि उस टाइम कर सकता था, जो कुछ सोच सकता था ना, वो मैंने किया कि मैं किसी तरीके से अबू को तलाश करूं, लेकिन अबू नहीं मिले। मुतासिरीन के मुताबिक मंजूर अहमद शहीद अपनी टांग कटने के बायस 3 माह तक जिस तरह एक दुख, तकलीफ और परेशानी में मुब्तला रहे, वो नाकाबिले बयान है। हमें आहिस्ता आहिस्ता से पता चला कि उनके ज़ख्म में से स्मेल आना शुरू हो गई है। फिर डॉक्टर्स ने कहा कि इसके लिए ये बेहतर है कि इनकी टांग काट दी जाए, अगर टांग नहीं काटेंगे तो आपके अबू की जान जा सकती है। अब आप लोग सब बहनें और भाई मिलके फ़ैसला कर लो आप लोग क्या चाहते हो। फिर हम लोगों ने उन्हें परमिशन दे दी कि आप लोग टांग काट दें। उसके बाद 2.5-3 महीने हम हॉस्पिटल में रहे हैं, कभी हॉस्पिटल में कभी घर। एक पाँव हमारा हॉस्पिटल होता था, एक घर होता था। भाई लोगों ने भी फिर टेस्ट करवाए, पहले टेस्ट में कुछ नहीं था, बाद में पता चला कि उन्हें हेपेटाइटिस B हो गया। सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर और 13 जनवरी, 4 माह 13 दिन। 3 माह तो हम हॉस्पिटल ही रहे हैं ना। फिर घर आ गए, उन्होंने स्टिचिंग कर दी। तो जो डिस्पेंसर था, डॉक्टर भी ज़ाहिर 3 माह 1 दिन रहे तो वाकफियत हो जाती है। उसने कहा कि आंटी आप घर ले जाएं, तो अंकल को आप घर ले जाएं, ये यहाँ ज़्यादा जरासीम होते हैं, वैसे ही इनके ब्लास्ट की वजह से ये है, तो आप इन्हें घर ले जाएं। तो हम घर ले, बड़ी ईद पे हम घर आए हैं। फिर उसके बाद हम घर ही रहे हैं। 2-3 दफ़ा चेक करवाने गए, मुझे जलन हो रही है, मुझे जलन हो रही है, तो मैं चेक करवाने ले जाती थी। तो उन्होंने कहा आंटी बस ठीक है अंकल। तो वो डॉक्टर भी कहते थे कि जब मैं 2 मिनट के लिए मैंने घर आना ना, बेटा फ़ोन करो, आपकी अम्मी नहीं आई, बेटा फ़ोन करो। मैं तो सारा दिन भी हॉस्पिटल, रात को भी हॉस्पिटल। हमें एक उम्मीद पैदा हो गई कि नहीं अबू भी ठीक है। तो कुछ अभी 2 मिनट भी नहीं हुए थे तो उन्होंने कह दिया कि सॉरी। बरूद तो इतना था कि कुछ तो उन्होंने निकाल दिया, कुछ निकाल नहीं सके। उसी वजह से अटैक हो गया, उसी वजह से